जाना है, शुरुआत हमारे को क्या करना पड़ेगी, जैसे मेरी शुरुआत भी एक क्यारी से हुई थी, तो एक क्यारी में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाल दो। अभी जैसे एक बूढ़ा गांव के अंदर हम कहीं बैठे हुए थे, वो न्यूट्रिएंट के ऊपर बात कर रहे थे कि इसमें सल्फर ये दे दो, ये दे दो। वो कोने में बैठा बैठा बीड़ी चासे, वो 80s की रेंज में होंगे, वो धीरे से बोला कि बोलो फसल के अवशेष से बढ़ के कोई खाद नहीं होती जी। यदि और प्राकृतिक खेती की हम बात करेंगे तो वो फसल के अवशेष ही होंगे। जंगल के सिद्धांत के ऊपर वाली खेती में उसमें क्या होता है कि जो भी चीज होती है वो जंगल में ही डिकम्पोज होती है जी। अब ऑर्गेनिक कार्बन जब बढ़ता है तो फिर बात आती है कि माइक्रोबायोम्स की डाइवर्सिटी। इसके लिए कवर करो, सोइल को हमेशा ढक के रखना पड़ेगा, टिलेज हमें बंद करना पड़ेगा, हर्बिसाइड बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये बहुत गहरे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हर्बिसाइड है वो बाय डिफॉल्ट एंटीबायोटिक भी होता है, और कोई भी एंटीबायोटिक है वो लास्ट एंड में जाकर के ऑयल सीड में जमा होता है, जो कि फैट में आता है। तो फैट बहुत टॉक्सिक होती है। यदि बात करें अपन कवर क्रॉप का क्यों महत्व है कि सहजीवन का नेचर होता है जंगल के अंदर, तो सहजीवन में क्या होता है कि जब प्लांट स्ट्रेस में आते हैं तो उनके अंदर एक ऐसा नेचर ने वो दिया है कि वो आपस में माइक्रोबायोम्स को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज करने में वो अपने आप को कैपेबल कर लेते हैं। और जैसे मॉइस्चर स्ट्रेस में पौधा आता है तो वो प्रोलीन एमिनो एसिड प्रोड्यूस करता है अपने सर्वाइवल के लिए, और वो प्रोलीन एमिनो एसिड जाकर के एंड में सीड में डिपॉजिट होता है, जिसका कलर जो है वो येलोइश ऑरेंजिश येलो होता है, और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब जो मेडिकल साइंस को समझते हैं वो और इस चीज के ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये चीजें किसान को तब समझ में आएगी, क्योंकि किसान हमारे देश के अंदर जिस हिसाब से किसानी हो रही है वो अनएम्प्लॉयड पीपल का एम्प्लॉयमेंट मान लिया गया है, या फिर कोई अनपढ़ जाहिल गंवार है जिसको नौकरी वगैरह नहीं मिलती है तो उसने अपने एंगेजमेंट का एक जगह कर ली है। तो इससे नहीं होता। एग्रीकल्चर है ये बहुत ही हाईली एजुकेटेड और इंटरेस्टिंग हार्ड वर्किंग लोगों का बिजनेस है जी। और उस बिजनेस के तौर पर यदि हम लेंगे तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए हमें ये चीजें सीखनी होंगी कि माइक्रोबायोम्स क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्यों बढ़ाना चाहिए। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो कोई भी ग्राउंड वाटर तो वहां निकाल ही नहीं सकते, और कोई इरिगेशन नहीं होती है वहां, तो बहुत सा एरिया वो एरिड है, बारिश नहीं होती है, तो वो भी सीड जर्मिनेट करने के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो खेती कर रहा है वो 18% ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर कर रहा है, और जो भी यहाँ पे जैसे मैं महेश जी यहाँ पे बैठे थे तो वो 3% है उनकी ऑर्गेनिक। तो जब 2% से ऊपर आपका ऑर्गेनिक कार्बन हो जाता है तो उसके बाद में आपको खेती करना बिल्कुल आसान हो जाता है। और ये कोई बहम नहीं है किसी का कि पानी की जरूरत होती है, पौधे को बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, सिर्फ सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है। हाँ, इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी रही है ये इससे यील्ड निर्भर करेगी जी। तो उससे यह करा जा सकता है कि एक बीच का रास्ता तय कर लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर अब कवर क्रॉप के अंदर डाइवर्सिटी भी आपको चुननी पड़ेगी। फाइब्रियस रूट क्या है, टेप रूट क्या है, लिग्यूम्स क्यों जरूरी हैं, कैसे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉइल के अंदर पेनिट्रेशन, टिलेज से पेनिट्रेशन से जमीन है वो फोफली नहीं होती है, उसमें एरिएशन नहीं बनता है, उसमें कैविटीज नहीं बनती हैं, वो बनाते हैं जब प्लांट उसके अंदर डिकम्पोज होंगे। और उसमें लेग्यूमेस प्लांट और फाइब्रस रूट वाले प्लांट जो हैं वो एक प्लांट उसको टेप रूट जाकर के उसको पेनिट्रेट करेगी, दूसरे हैं उसको और जब वो स्ट्रेस में होंगे तब एक दूसरे के साथ माइक्रोबायोम्स को शेयर करेंगे। अब यदि मैं बात करूं, अब जितने टाइप की आपने कवर क्रॉप लगाए तो एक सीड के अंदर 7 से 8 बिलियन माइक्रोब्स होते हैं। सोचो 7 से 8 अरब माइक्रोब्स होते हैं। यदि मैं सिर्फ मक्का के बीज की बात करूं तो उसमें 9 अरब माइक्रोबायोम्स होते हैं, वो जा करके वहां डाइवर्सिटी करेंगे। जैसे आप कोई भी खेती करें, जैसे मूंग की खेती करें तो उसमें एक मुट्ठी मक्का की भर के, जैसे 1 एकड़ में 4 मुट्ठी, 2 मुट्ठी बाजरे की डाल दी आपने, 2 मुट्ठी ग्वार की डाल दी। तो इस टाइप की चीजें, ज्वार वगैरह कुछ भी, ये आपको सोचना है, आपको समझना होगा। तो वो डाल दिया तो उसके बाद में वो जो बैलेंस बनाएंगे तो उससे होता है एक्चुअल में एक सिस्टम बनता है, एक परिवार बनता है, तो उससे होता है। और साथ ही साथ क्या है कि जैसे कुछ पौधों की हाइट लंबी होती है, कुछ की होती है, तो
प्राकृतिक खेती के अंदर जो काम है, कीटों, प्रकृति ने बैलेंस किया है कि जो बुरे कीट आते हैं, कोई भी रोग आता है तो उसको खाने के लिए जब वो हो गई, उनकी संख्या बढ़ गई, तो जो मित्र कीट जिनको बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और जैसे बड़े कीट आ गए तो उनको खाने के लिए जो आपने देखा होगा अनेक तरह के पक्षी होते हैं, तो जिनको स्ट्राइकर्स बोलते हैं, तो स्ट्राइकर्स बैठेंगे कहाँ? वो जैसे मूंग के खेत है आपका, आपने ये क्या बोलते हैं, जो भी है मेथी वगैरह इस टाइप की चीज बा रखी, तो उसमें गेहूं बो रखा, तो उसमें थोड़े उससे लंबे और मजबूत तने के पौधे उसमें बीच बीच में होंगे, तो वो उसमें बैठ के और स्ट्राइक कर पाएंगे। तो ये इस बहुत सारी चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा अध्ययन की जरूरत है। और एक चीज ये भी है कि हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रखा, लेकिन उनका काम जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि असली साइंटिस्ट जो है वो हमारा किसान है, जो कि खेतों में प्रैक्टिकली प्रयोग करता है, प्रैक्टिकली चीजों की रिसर्च करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उन प्रयोगों को आगे चलाता है। क्या कारण है कि फिर भी जिस तरह से आप इतनी स्टडी कर रहे हैं उस तरह से बाकी लोग किसान स्टडी नहीं करते और वो अभी तक भी केमिकल वाली जो चीजें हैं उन्हीं को उगा रहे हैं? अभी केमिकल वाली चीजें किसान की मजबूरी है, ये है सर कि साइंटिस्ट किसान है, लेकिन हम हमारे देश के जो साइंटिस्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक कड़ी बीच में मिस है कि उनका काम है या तो जो एग्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं वही उनका काम देख पाते हैं, या फिर उनकी एक लिमिट है, उनके दायरे में रह जाता है। तो उनके किसान तक सरल भाषा में करके उनको पहुंचाने का काम ये कोई सिस्टम का होता है, मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट का होता है, तो वो कड़ी कहीं पे मिस है। और उनको इतनी लिबर्टी नहीं दी गई है, उनको इतना वो नहीं दिया गया कि वो फील्ड में जाएं। अब किसान से वो जुड़ेगा तो किसान जो उसको अपनी बात बताएगा तो फिर उसको वो साइंटिफिक वे में समझाएगा कि ये ऐसा इसलिए हुआ, तो किसान को कहीं ना कहीं कोई और चीज क्लिक करेगी तो वो और प्रयोग करेगा, तो वो कड़ी मिस है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये चीजें, और अध्ययन तो आपको करना पड़ेगा, अध्ययन आपको किताबें भी और आपका फील्ड भी। जी हाँ, अगर आप कोई उद्योग भी चलाते हैं तो उसमें भी आपको उसकी स्टडी पूरी करनी पड़ती है, उसके बारे में हमेशा अपडेट होते रहना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार खेती भी एक तरह से उद्योग है जिसमें आपको लगातार अपडेट रहते रहना होता है। जी हाँ, तो अगर अपडेट रहना है, अगर आपको उसमें आगे बढ़ना है तो अपडेट आपको होते रहना पड़ेगा। जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा उमेश जी कि किस प्रकार से आप, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप प्राकृतिक खेती को जा रहे हैं, क्या आप आसपास के किसानों को प्रशिक्षण नहीं देते? प्रशिक्षण तो देखिए सर, ऐसा है, प्रशिक्षण देने की कोशिश भी की और करता भी रहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अच्छा काम कर देते हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद, सोसाइटी खुद ब खुद नकल कर लेती है। तो अपने आप को अपग्रेड करिए और एक सही दिशा में, जो हमारा जो कोई भी प्राकृतिक सिस्टम है या हमारा समाज है उसको बिना परेशान और दखलंदाजी किए हुए एक सही दिशा में आप काम करेंगे तो आपके काम को लोग पूछेंगे। अभी जैसे नॉर्मल बात यहाँ होती है कि ऑर्गेनिक घी, A2 घी 10,000, एक वेबसाइट है वो 10,000 किलो तक का घी बेच रही है। सोचिए, अब पता है क्या वो क्यों बेच रही है? उसको ब्रांडिंग आती है। अब किसान यदि उसको ये बात समझा सके कि ये जो घी पैदा हुआ है इसने चारा क्या खाया, घी में ये मैटर करता है कि चारा क्या खाया है घी दूध के अंदर। अब उस चारे के अंदर हर्बिसाइड के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर्बिसाइड है, सभी नहीं होते, मोस्ट ऑफ हर्बिसाइड है वो बाय डिफॉल्ट एंटीबायोटिक होते हैं। और वर्ल्ड की जो टॉप 10 ह्यूमन थ्रेट्स है, WHO ने टॉप 10 ह्यूमन थ्रेट्स के अंदर AMR को रखा है, एंटीबायोटिक मेडिकल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। और अभी ICMR ने एक पिछले साल स्टडी की थी जिसके अंदर 10 पेशेंट्स के अंदर 6 को AMR पाया गया। आप जब ये बात समझा सकते हैं कि हर्बिसाइड दिया हुआ, और हर्बिसाइड का रेजिड्यूज बहुत लंबे समय तक रहते हैं, पिछली फसल में भी यदि किसी ने छिड़का है तो वो अगली फसल तक भी रहते हैं, और उससे, और कोई भी जो एंटीबायोटिक है या कोई भी रेजिड्यूज है वो एंड में जाकर के फैट में डिपॉजिट होते हैं। ये प्रॉपर साइंस है, ICR की चीजें हैं, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं, इसमें कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, किसी भी एग्रोनॉमिस्ट से आप इसके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे तो आपको पता चले। जब अगले को आप ये समझा सकते हैं कि आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, ऐसा घी खाएंगे, तो उसको हो सकता है फिर वो आपके लिए 2,000-1,800 रुपए देखने की जरूरत नहीं, आप उसको बोलो 5,000 में दूंगा मैं, वो लेगा। लेकिन ये बात उसको समझानी होगी
इस बात के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना होगा और पढ़ के आपको करना होगा ईमानदारी से। और शब्दकोश बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों को समझा सके, नए शब्दों का प्रयोग करके उनके दिमाग में उतार सके कि किस तरीके की का घी आपके पास में है, किस तरीके का प्रोडक्ट आपके पास में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं उमेश जी, आपकी मार्केटिंग आना जरूरी है, केवल उत्पाद बनाना, उत्पाद पैदा करना जरूरी नहीं है, थोड़ी सी मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी, किसान को स्मार्ट होना पड़ेगा। अभी एक चीज मैं एंटीबायोटिक की ही और बताता हूं। अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी अनाज की कमी नहीं है, यदि पैदावार की और उसमें ये देखिए क्वांटिटी की, उसमें क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट का ड्रेनेज बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि डिफिशियंसी हो रही है। पहले जितना न्यूट्रिएंट था वो आज नहीं है। तो उसके लिए हर्बिसाइड एक और क्या चीज करता है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट लेने के अटैक रोकता है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज और कॉपर और कुछ हद तक फेरस, ये 5 तत्वों को वो जमीन से लेने से रोकता है। जब हर्बिसाइड हमने डाल दिया और हमारे उसके अंदर जिंक, कॉपर ये नहीं आया, वो चारा हम चाहे पशु को दो या फिर उसका अनाज हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर डिफिशियंसी रहेगी। हम सोचेंगे कि दूध के अंदर मिनरल्स आ गए हमारे को, अरे मिनरल्स तो जो चारा दिख रहा है उसमें जिंक तो थी नहीं, तो कहां से वो आ जाएगा तेरे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। और अभी दाइचे वाले एक जर्मनी टीवी है, उसने एक स्टडी कराई थी, तो 10 में से 2 जो मिल्क है हमारे वो हजार्डस कैटेगरी के अंदर है। सोचिए वो खाने के लायक नहीं है। और कोई भी यूरोपीय यूनियन का कंट्री इंडिया का डेयरी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। क्यों नहीं खरीदता है? हमारे अप टू स्टैंडर्ड नहीं। अप टू स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है कि हमने हमारी सोइल का डिग्रेडेशन कर दिया है जी। हाँ, और ये जो कंपनियां हैं, ये देखिए हम इनको रोक नहीं सकते, बड़े बड़े एम्पायर हैं, ये देशों की सरकारों से पॉलिसी तक चेंज करवा लेते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, फौज के अंदर वो बोलते हैं ना, जो कंपनी बंदूक की गोली बनाती है वही बैंडेज बनाती है। तो जैसे जो ग्लाइफोसेट बना रही है वही आपको न्यूट्रिएंट दे रही है। तो इनके खेल से बचना हुआ। हाँ, शुरुआती दौर में आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलिए और धीरे धीरे चीजों को बदलते देखिए। सबसे पहले आप लक्ष्य मत करिए कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे करके देखिए आप। और 3 साल 4 साल 5 साल तक का इंतजार, ये लंबी जर्नी होती है, इसको पर्पज के तौर पे लीजिए, इसको हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक जीवन दान देने के तौर पे लीजिए। इसको आप सीधे पैसे से करने, पैसा अपने आप आता है। आप क्रिएटिव पीपल हैं और क्रिएटिविटी और आर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। आपने जो क्रिएट कर दी और किसी के सामने रख दिया, आप अपने माल की बोली लगा के बेच सकते हैं। आपको मैं एक नॉर्मल बात बताऊं, एक बंदे हैं माओमासी आर्ट्स वाले हैं, उनका सोच सकते हैं आप सेफ नाइफ की क्या वैल्यू होती है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर से उनका चाकू की कीमत स्टार्ट होती है और वेटिंग पीरियड उनका 3.5 साल का है। और कुछ चाकू उनके 9 लाख रुपए के हैं जिनका वेटिंग पीरियड 8 साल से ज्यादा का है। तो वो क्या है, क्रिएटिव है, उसने अपनी वो रेट रख रखी है। और सोचो वेटिंग पीरियड, आप क्यों सोचते हैं कि 1000 की चीज बाजार में कंपनियां बेचती है, मैं तो 1200 में बेच दूंगा। क्यों बेचेंगे आप? 5200 रुपए रखो। आप लेने वाले हैं इस देश के अंदर, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए आपके पास। जब बाजार के अंदर बाजरा थैली में बिना ऑर्गेनिक के नाम पे, मैं नाम नहीं लूंगा उस बड़ी कंपनी का जिसके सुपरमार्केट हैं बहुत से, एक कंपनी से एक्वायर किया उसने, 198 रुपए केजी बाजरा बेच रहा है, इसी जयपुर के अंदर बेच रहा है। तो आप अपने बाजरे को यदि क्वालिटी है, आप लैब टेस्ट करा करके उसके सामने रख दीजिए। एक बार नहीं बिकेगा, 2 बार नहीं बिकेगा, वर्ड ऑफ माउथ जब आप साथ चल गया ना, तो आपके पास डिमांड की लाइन लगी रहेगी। जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं उमेश जी आप, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो वो आपके खेत में से ही बिक जाएगा, उसे किसी मार्केट में लाने की जरूरत नहीं है। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी ये खास बात है और इसकी ये रेट है। जब आप मांगोगे तभी आपको दाम मिलेगा। अगर आप डर जाएंगे कि पड़ोसी इतने बेच रहा है तो मैं इससे ज़्यादा का दाम कैसे लगाऊं, जी नहीं, आपको वाकई में अपना दाम खुद तय करना पड़ेगा। आपको अपनी चीज़ की प्रोडक्टिविटी खुद दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी चीज़ की क्वालिटी खुद दिखानी पड़ेगी। जैसा कि उमेश जी आपको बार बार कह रहे हैं, उमेश जी ने खुद का उदाहरण बताया कि वो सरसों के तेल का पीपा 3000 रुपये का बेचते हैं और वो इसलिए बेचते हैं, अभी 7.5 का कर दिया सर, 7,500 का 7,500 का सरसों के तेल का पीपा अगर आप बेचते हैं तो वाकई में ये उनके दाम की, उनके प्रोडक्ट की कीमत है। जो मेहनत वो खेतों में करते हैं, उस मेहनत का
प्रतिफल ये है जो संघर्ष ये कर रहे हैं, जिस संघर्ष के साथ इन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू की। ये भी चाहते तो केमिकल के साथ उस काम को कर सकते थे, जैसे बाकी लोग कर रहे थे वैसे भी कर सकते थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ये सेना से वापस आए थे, इनको अपने इनके पास अपना पैसा था, ये चाहते तो उसमें कर सकते थे और साथ में कोई दूसरा काम, कोई पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर सकते थे, परंतु नहीं, इन्होंने ये नहीं किया। ये अपनी मातृभूमि को, अपना जो ऋण है उसको चुकाना चाह रहे थे। इन्होंने उस मातृभूमि को, जो अपनी धरा है, जो खेतों की जमीन है, उसमें केमिकल डालने की बजाय उसे प्राकृतिक खेती के साथ सींचा, अपने पसीने से सींचा। इसलिए वो इनकी जो खेत की जमीन है, जो भूमि है, जो वसुंधरा है, वो इन्हें उसका प्रतिफल दे रही है। जी उमेश जी, किस तरीके से हम लोगों को इसके लिए आकर्षित करें कि वो लोग भी प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं? जैविक खेती तक भी आ जाते हैं, प्राकृतिक खेती तो कोई करना ही नहीं चाहता। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब्जी तो अपन उगाते ही हैं, थोड़ी बहुत, कितनी लंबी चौड़ी किसान हो या फिर आजकल तो शहरों में भी आप देखते हो गमलों में भी लोग उगाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले शुरुआत वहां से करिए जिसको स्ट्रिप ट्रायल बोलते हैं, यानी कि एक खेत का थोड़ा सा हिस्सा और अपने लिए करके देखिए और उसमें 3 साल तक पैदावार की मत देखिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है कि जब केमिकल से, ये निर्भर करता है कि आपकी सॉइल क्या कितनी डिग्रेडेशन हो चुका है और उसके लिए आप एफर्ट कितना लगाते हैं, जैसे कवर क्रॉप करके या फिर ऑर्गेनिक मैटर डाल के, वो सारी चीजें कैसे आप मैनेज कर पाते हैं। तो वो कम से 3 साल से लेकर के 10 साल तक भी लग सकते हैं। लेकिन जब आप 3 साल 4 साल तक देखेंगे, उसके बाद में जब बदलते हुए प्लांट को देखेंगे ना आप, और जो स्वाद आप अपने जीभ के ऊपर जब हर साल बदलता नजर आएगा ना, तब आपको मजा आने लग जाएगा और वही स्वाद में से एक टुकड़ा किसी को दे देंगे तो क्यूरियस पर्सन है ना, उसके वो दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा और फिर वो क्या कीमत दिला जाए, फिर आप लार्ज स्केल के ऊपर करिए और इसमें फेल होने की कोई ये डर नहीं है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थ्यावस जिसको बोलते हैं ना, वो आपको रखना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म खेती है, ये एक दिन का काम नहीं है, 50 साल तक का आपके पास प्लान नहीं है। खेती हो चाहे बिजनेस हो, तो आप वो काम मत करिए, है कि नहीं। जैसे ये मास पॉपुलेशन घूम रही है, आप भी घूमते रहिए। तो इस चीज को इसको इस हिसाब से लीजिए कि उद्देश्य है ये हर नस्ल का, ये उसके जुनून में ये होना चाहिए कि मैं मेरी नस्ल, अगली नस्लों को कुछ बेहतर करके दे करके जाऊं। तो इस इरादे से आप जब करेंगे तो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं, पैसा पीछे पीछे भागता है कि नहीं। आपको सब्र है क्योंकि आपने अनुशासन सीखा है फौज में जाकर, आपको सब्र है क्योंकि आपने एक्सरसाइज की है, आपने युद्ध लड़े हैं, आपने ड्रिल की है, आपने सुबह जल्दी उठकर परेड करी है। लेकिन एक आम आदमी में अनुशासन नहीं आ सकता, एक आम किसान में अनुशासन नहीं आ सकता, और बिना अनुशासन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये उन्हें सीखना पड़ेगा, चाहे धीरे धीरे सही। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एक भूतपूर्व सैनिक ही प्राकृतिक खेती करे। आप लोग भी अनुशासन के साथ इसमें चलेंगे, सब्र के साथ चलेंगे और नियम के साथ एक के बाद एक चलेंगे और सब्र रखते हुए चलेंगे, तो प्राकृतिक खेती आपको भी बहुत कुछ देगी, आपका उत्पादन भी बहुत बढ़ा देगी, आपकी गुणवत्ता भी इतनी बढ़ा देगी कि आप जितना ऑर्गेनिक खेती, जितना प्राकृतिक खेती से जितना आप केमिकल वाली खेती से नहीं कमाते थे, उससे दुगना तिगुना आप प्राकृतिक खेती से कमा सकते हैं। जी उमेश जी। सर, और इसके लिए एक चीज आपको और करनी पड़ेगी। आपके नजदीक आसपास जो भी एग्रोनॉमिस्ट हैं, 2 तरह की चीजें, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एक यूनिवर्सिटीज या केवीके हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज और केवीके रिसर्च सेंटर हैं, आप उनके साइंटिस्ट के पास जाइए। कोई भी उच्च शिक्षित आदमी है, उसके पास जाते हैं कि साहब मेरे बेटे को बता दो क्या पढ़ाना है, या साहब मैं ये, उसको बड़ी खुशी होती है क्योंकि उस लेवल पर हाईली एजुकेटेड पीपल हैं। वो तो चाहता है कि कोई मुझसे आके पूछे, उनसे जुड़िए, आप उनसे पूछिए। 10 में से 1-2 कोई ऐसा आदमी होगा जो मूड में नहीं होगा, या उसके पास इतना ज्यादा काम का दबाव होगा, या आप अपनी बात उसको समझा नहीं पाएंगे, तो उसके पास बार बार वो एक आधा मना कर सकता, लेकिन आप बार बार जाइए, क्योंकि सीखना आपको है, उनको नहीं सीखना है। तो उनके पास बार बार जाएंगे, जब उनको वो डेडिकेशन दिखेगा, वो जुनून आपके अंदर दिखेगा ना, वो आपको एक एक चीज बताएंगे और आपको करवाएंगे, हर जगह गाइड करेंगे, और आप आधी रात को भी उनको कॉल करेंगे ना, वो आपका कॉल अटेंड करेंगे। जैसे मैं उनसे जुड़ा केवी के आबू सर से, डॉक्टर दयानंद जी हैं, डॉक्टर राशिद खान जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनका हमेशा एहसान मंद रहूंगा। तो अपना उन्होंने जो चीज उनसे मैं पूछता हूँ, ये
अभी वो एक्सप्लेन भी करने लगे हैं, क्योंकि जब उनको ये लगने लगा कि जो मैं इसको बात कहूंगा वो अभी समझ में आएगी, तो जैसे जैसे आप अपना लेवल बढ़ाएंगे वो उस लेवल की बातें आपको बताते चले जाएंगे। तो किसी को ये मत करिए कि वहां मैं क्यों जाऊंगा, वो तो वो भी आपके पास नहीं आएगा, जरूरत उनकी नहीं है, जरूरत है आपकी। तो आपको सीखना है, और वो ऐसे नहीं है कि आप भीख मांग रहे हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंसीज हैं वो, और उनको अच्छा लगता है, लेकिन हर किसान के पास नहीं जा सकते वो। तो ऐसे लोगों से जुड़िए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आज आपके आसपास आप किन लोगों में बैठते हैं, आपका भविष्य इस चीज के ऊपर तय करेगा। अभी जैसे बात करें, पहले किसान खेत में रुकता था, काम हो चाहे मत हो। अभी आप कहीं भी देखेंगे तो पशुओं के चारे के अलावा, जब चारे की टाइम है, इसके अलावा आपको खेत में कोई भी आदमी काम करता हुआ नहीं मिला। काम जरूरी थोड़ी है कि खेत में काम हो तभी जाओ, आप जाके खेत में खड़े हुए 1 घंटे 2 घंटे खड़े हुए, पौधे हैं उनको समझिए, उनकी भाषा को समझिए। जब वो लगाव आपको हो जाएगा तो पौधे को हर अवस्था में आप देखेंगे, तो उसके बाद में आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, और उन चीजों को रिकॉर्ड करते रहिए। अब जैसे सुंडाराम जी ने एक मुझे अच्छी चीज बताई कि जो भी आप अपना काम करते हैं इसको डॉक्यूमेंटेड करिए। तो वो डॉक्यूमेंटेड ये नहीं कि आपको कोई पेटेंट बेचना है, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे चीजें होंगी, आपको समझने में आसान होगी कि पहले क्या हुआ था बाद में, और उस आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, जब कोई आने वाले समय में आपके काम को देखेगा तो वो कर सकेगा। आज आप फुकुओका का क्यों पढ़ते हैं, वो तो करके चले गए नहीं। तो ऐसी चीजों को आपको करना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा। ये चीजें छोटी छोटी हैं, और ऐसे जो फील्ड में एग्रीकल्चर के कहीं भी मेले लगते हैं या इस टाइप के इवेंट होते हैं, जैसे आपको पता चला ये अकाउंट संवाद चल रहा है, किसानों को लेकर के है, तो जरूरी नहीं है आप स्पीकर हैं तो ही आइए। आपको पता चला है कि कोई ऐसा जा रहा है, तो ऐसे जो जागरूक किसान हैं उनसे जुड़िए, उनके पास ग्रुपों के अंदर खबर होती है कि कहाँ क्या चल रहा है, तो वहां जब आप आएंगे तो उनसे पर्सनल बात करने का मौका मिलेगा, तब आप में थोड़ी सी एक जागृति आएगी, अरे यार ये तो अपने को भी करना चाहिए। तो हर आदमी कर सकता है, बशर्ते अपना माइंड सेट। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप उमेश जी। किसान को जागरूक होना पड़ेगा, किसान को ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो जैसा बनना चाहता है उस जैसे किसानों को फॉलो करना पड़ेगा, उन किसानों से पूछना पड़ेगा, कृषि विशेषज्ञों से बात करती रहनी पड़ेगी, कृषि विशेषज्ञों से पूछना पड़ेगा कि वो अब क्या करें, अब कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप उन्हें आगे चलना पड़ेगा। तब जाकर ही वो एक सफल किसान बन सकते हैं, तब जाकर ही उनकी उत्पादकता भी बढ़ सकती है, और तब जाकर ही उनकी गुणवत्ता भी बढ़ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं उमेश जी आप। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिस तरह के किसान की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपने बारे में बताया कि आप ने आगे बढ़ने के लिए प्राकृतिक खेती में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी। आप किताबें लगातार पढ़ते रहे, और उन किताबों को पढ़ पढ़कर आपने उनको धरातल पर उतारना शुरू किया, और धरातल पर उतार कर आप आज प्राकृतिक खेती में इतना बढ़िया उत्पादन ले पा रहे हैं। हाँ, अब जैसे ये आपको पढ़ने के साथ जरूरी नहीं कि किताबों के, अब आजकल तो ऐसे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे, जैसे पॉडकास्ट आ गया। आप जब कटाई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप कान में लगा करके सुनिए। अरे उसको वो 100 बात बोल रहा है तो एक आधी तो आपके पल्ले पड़ी जाएगी, जरूरी थोड़ी है। मैं भी नॉन साइंटिफिक फील्ड से हूँ, लेकिन ये है ना, और साइंस फील्ड भी नहीं है मेरा, तो मैं तो ग्रेजुएट बीए से हूं, लेकिन एक आधी बात आपके कहीं ना कहीं वो क्लिक करगी, वो आप करके देख लीजिए। जिसमें पैसा नहीं लग रहा है उसको करके जाने में क्या है। तो जब करके देख लिया तो उसको आप, और जब बीज आपने रख दिया तो उसको प्लांट को देखिए कहां जा रहा है। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रकृति करती है, आपको उसको क्लोजली वॉच करना है कि नहीं। तो उसी चीज को देखते हुए आपको ऐसी चीजें करनी पड़े। कोई भी किसान अच्छा काम करना पड़ रहा है, आप ईगो मत रखिए, उसके काम को देखने जाइए। वो ऐसे नहीं कि आपको भागते समय पीछे से कुछ चिपका देगा, क्या आपके पैसे छीन लेगा, या कहेगा क्या नाम ये फीस दे करके। आप जाइए, उससे जुड़िए। हो सकता है कि वो तेल का काम कर रहा हो और आपके पास बाजरा और आपको पता ही नहीं हो कहाँ बेचो, तो उनके पास तो जुड़े हुए हैं ना किसान पहले से, तो वो बोलेगा बाजरा बताओ भाई जी कोई ऐसा अच्छा सा, तो आपका नाम ले देगा वो, क्योंकि वो आपके आसपास एरिया में आपकी क्वालिटी देख रहा है और आप में वो ईमानदारी है, तो बिल्कुल रिकमेंड करेगा। फिर आप अपनी मर्जी से, और जो रिकमेंडेशन से आपके पास कस्टमर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसान तक डायरेक्ट कस्टमर पहुंच रहा है, वो बहुत ही अवेयर्ड कस्टमर आ रहा है। पैसे की बात नहीं है, वो कितना भी दे देगा जी, उसको समझ है।
नहीं, और ब्रांड के पास जो कस्टमर जा रहा है वो मास पॉपुलेशन जा रही है, उसको नहीं समझ है ये एग्रीकल्चर में क्या होता है, कैसे होता है, प्रोलीन क्या है और AMR क्यों होता है, हर्बिसाइड क्या चीज है, तो ये चीजें उनके पल्ले नहीं पड़ती। और मॉइस्चर स्टेज, अभी जैसे एक चीज और है कि जैसे जैसे अपन पानी सिंचाई ज्यादा देते हैं तो आप पानी का तो दुरुपयोग कर ही रहे हैं, प्लस में क्या होता है कि जब मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम होती है तो प्लांट की न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ जाती है, जिससे आपकी जो ग्रेन्स या कोई भी प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज्यादा आएगी, जिससे फिर तब आप किसी लैब में जाकर के, और मैं इनको बता रहा हूं कि ये चलिए उमेश जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई, बहुत खूबसूरत चीजें आपने बताई, बहुत अच्छे तरीके बताए जिससे कि किसान उनको यूज़ करें, उनको उन उपयोगी टिप्स का अगर इस्तेमाल करें तो वो खेती में भी बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। प्राकृतिक खेती करके कम से कम इतना पैसा तो कमा सकता है कि उसे और किसी तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े और वो खेती से उसका मोह भंग ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आप हमारे साथ बने रहे और आपने बहुत खूबसूरत चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें प्राकृतिक खेती के बारे में बताई। धन्यवाद साहब, राम राम साहब जी, राम और साहब। मुबारक हो, आप ये कीर्तिमान बनाएं। जी 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 जी। और अब बिल्कुल जी हाँ, अखंड संवाद लगातार चालू है, लगातार शुरू है, लगातार एक के बाद एक एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से जुड़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं और हम इससे बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, हमसे बात कर रहे हैं अलग अलग टेक्निक्स की, अलग अलग तकनीकों की, जिससे कि एक किसान स्मार्ट फार्मर बनकर इस देश की रीढ़ की हड्डी बन रहा है, इस देश को मजबूत कर रहा है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए थालियां सजा रहा है। जी हाँ, अखंड संवाद एक ऐसा कार्यक्रम जिस कार्यक्रम के 20 घंटे लगभग पूरे होने वाले हैं और अब सिर्फ 4 घंटे हमारे सामने बचे हुए हैं। उन 4 घंटों में हमें आगे बढ़ना है, बाकी के जो मेहमान जो बचे हुए हैं उन सबको उसमें शामिल करना है। इस समय हमारे साथ में शिव कुमार मौर्य जी जुड़े हुए हैं, जो कि गोंडा यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार, सुप्रभात। मेरी आवाज? जी जी, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ हाँ जी, आवाज मिल रही है जी। शिव कुमार जी, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा मौसम है आज आपके शहर में? सर आज तो ठंडी का मौसम है सर, कल धूप थी बढ़िया, हमारे गोंडा में आज जो है ठंडी का मौसम हो गया। आज ठंडी का मौसम हो गया। जी हाँ, ठंड तो इसमें जयपुर में भी बहुत है, और लेकिन हमारे ऑफिस में चल रही मेहमानों की, किसानों की सरगर्मियों के कारण ठंड महसूस नहीं हो पा रही। आपसे बात हो गई तो अब सीधी सी बात है, आप अपडेट इंडिया से जुड़ गए तो आपको भी अब शायद सर्दी नहीं लगेगी। शिव कुमार जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या करते हैं शिव कुमार जी, हमारे दर्शकों को बताइए। मुझसे तो कई बार बात हो चुकी है, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जाने कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बहुत सारी पोस्ट आप लगातार फेसबुक पे करते रहते हैं। जी शिव कुमार जी। जी सर, जी सर। सभी साथियों को नमस्कार। मैं शिव कुमार मौर्य, किसान वैज्ञानिक, गोंडा उत्तर प्रदेश से जी। और हमारे यहाँ जो खेती किसानी होती है ये पिताजी के द्वारा किया जा रहा था, तो अब नहीं रहे, अब पूरा परिवार मिलकर सब कर रहे हैं जी। तो अपने यहाँ सर बागवानी पर काम है, करीब 500 से अधिक वैरायटी के पेड़ है, उसमें हींग है, इलायची है, लौंग है, नारियल है, सेब लगे हैं, और दूसरा यह उन सबका अब हम जो है प्रोसेस भी कर रहे हैं जी। एक हमने मशीन लाया, मल्टी प्रोसेसिंग मशीन जो है धर्मवीर कंबोज जी से, जो दामला के हैं जी। उसका हम एलोवेरा का जूस बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, और जो है साबुन बना रहे हैं, और आंवला जो है इस समय क्रश करके उसका हम जूस बनाते हैं, और आंवले का जो है पाउडर बनाते हैं, और जो है आंवले का अब इधर कैंडी भी बनाना हमने शुरू किया है, और पथरी की दवा भी बनाते हैं, जो पिताजी मेरे बना रहे थे उसको जारी किया, पिताजी मेरे वैद्य थे, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ कोल्हू पर लगी है गन्ने की, तो उसका हम गन्ने का सिरका बनाते हैं, और क्या नाम है मोरिंगा पर काम करते हैं, सहजन पर, जो करीब आधा एकड़ हमने लगाया हुआ है, और उसका हम ड्रायर मशीन लाए हैं, PMFME योजना के तहत हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उसके तहत जो मशीनें हम लाए, और जब ड्रायर ले आए तो सारी पत्तियां आपकी इस साल की सर हमारी सूख के जो है
पाउडर बना के हमने बेच दिया अर्गा ब्रांड में। जी। हमारे जिले के पूर्व के जो क्या नाम था सीडीओ मैडम थे एम अरुण मौली, उन्होंने काफी काम किया है एसएचजी पर जी। तो हमारे के जो मैडम का समूह है सम्राट महिला स्वयं सहायता समूह रायपुर वजीरगंज गोंडा जी, तो इसको जो है मोरिंगा और सिरका के लिए लिया गया जी। तो उससे अच्छा क्या हुआ कि हमारे जो गांव के उत्पाद थे वो एक